की एफआरओ की परीक्षा में रैंक 1 लाने के लिए संवेग आईएएस की तरफ से बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। कैसी फीलिंग है इस समय आपकी? रिजल्ट आने से अब तक परिवार वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा, दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स रहा और आप खुद अपनी फीलिंग के बारे में थोड़ा बताइए? सर आई वुड से ये मिक्स्ड इमोशन है। अभी क्योंकि जब आपको थोड़ा स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलती है तो दैट इज़ द थिंग कि आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट जब आप अपनी फैमिली मेंबर्स को देखते हैं एंड दे आर मोर हैप्पी देन मी, तो एक मतलब बहुत ही पॉजिटिव एंड प्राउड फीलिंग आती है। तो कुछ इस टाइप का ही है अभी मेरे साथ। चलिए आपके स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? पढ़ाई कहाँ से हुई है? स्कूलिंग कहाँ से हुई है? और फिर तैयारी के बारे में कैसे सोचा आपने? जी बताइए। सर मेरा नेटिव रुड़की से है और मैंने स्कूलिंग अपनी रुड़की से ही की है, 10th भी 12th भी। देन आफ्टर मैंने इंजीनियरिंग की है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैं प्रिपरेशन में थी, बट मैंने मतलब टेक्निकल सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस किया दैट टाइम। इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम्स दिए हैं, फिर वहाँ पे नहीं हो पाया। देन आई मूव ऑन एसएससी और मतलब इस टाइप के एग्ज़ाम्स। फिर मैंने स्टेट उत्तराखंड को ही जो स्टेट मतलब उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स हैं उन्हीं को फ़ोकस किया। उसके बाद एग्ज़ाम्स लिखे, काफ़ी एग्ज़ाम्स लिखे बट नहीं हो पाया। एसीएफ मेंस भी दिया और थोड़ा बैकग्राउंड मेरा मतलब फ़ॉरेस्ट से था, तो मुझे यहाँ पे इस साइड की सर्विसेज़ थोड़ा अट्रैक्ट करती हैं। फिर उसके बाद मैंने एफआरओ लिखा और अब रिज़ल्ट आपके सामने है। आपने बताया कि इससे पहले आपने एसीएफ का भी एग्ज़ाम लिखा है यस और सर। फॉरेस्ट का बैकग्राउंड भी आपका रहा है। यस। एसीएफ का जो एग्ज़ाम 2018 में वो नोटिफिकेशन आया यस सर। था और फिर परीक्षा होने तक 20। 1 डेढ़ साल लग गए थे। यस सर। वो जर्नी आपकी कैसे रही और उससे यहाँ पर आपने क्या सीख ली उसके बारे में थोड़ा बताइए और ऑप्शनल कैसे आपने उस टाइम पे सेलेक्ट किया था उसके बारे में बताइए। सर जब एसीएफ की नोटिफिकेशन आया तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऑप्शनल को चूज़ करने के रिगार्डिंग इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो जैसे सब सीनियर्स और बड़ों ने सजेस्ट किया कि आप अपना एक ऑप्शनल एनवायरनमेंट रखो और एक ऑप्शनल अपना अपना ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वो रखो, ताकि वो आपको कवर करने में थोड़ा मतलब आपको एज मिल जाएगी। सो इसी लाइन में मैंने अपना एक ऑप्शन एनवायरमेंटल साइंस रखा और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैंने ऑप्ट कर लिया। बट मुझे देन आई रियलाइज़ कि मुझे वो जो अपना मेरा ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट था वो बहुत वास्ट मेरे को लगा। बिकॉज़ सर वो 4 इयर्स का जो आपके पूरे सब्जेक्ट्स हैं और उनको इन 4 क्योंकि 4 पेपर और भी थे, उनके साथ कवर करना अ बिट डिफ़िकल्ट। देन बट वहीं पे मेरा फिर उसी वजह से मेरा मेंस भी नहीं हो पाया था सीएफ का। एंड एफआरओ के टाइम पे मैंने अपना वही ऑप्शनल सेकंड ऑप्शनल चेंज किया, कंप्यूटर एप्लीकेशन। और यहाँ पे मैंने जो भी वहाँ पे गलतियाँ की थी और जो चीज़ें मुझे लगा कि नहीं मेरे को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, या फिर जो चीज़ें मेरी से रह गई थी जो मुझे मेंस लिखने के बाद ही रियलाइज़ हुई, उन चीज़ों पे पूरा वर्कआउट किया विद फुल डेडिकेशन एंड तो आई स्कोर 174 मार्क्स। आपने एक्सपेक्ट किए थे इतने मार्क्स ऑप्शन में? नो सर, नेवर। ये सवाल हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं क्योंकि जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बताया कि आपका ग्रेजुएशन भी रहा है और यस सर। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन कंप्यूटर साइंस में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यस सर। कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल और भी सारे थे, लेकिन कंप्यूटर साइंस आपने चुनने का फैसला क्यों किया और किस तरीके से कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल को तैयार किया जबकि आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या वो बच्चे भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस को ले सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्यूटर्स में नहीं है? और अगर लेते हैं तो उन्हें तैयारी का अप्रोच क्या रखना चाहिए? सर आई वुड से कि कंप्यूटर का मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली +2 में था। आई हैव कंप्यूटर साइंस एज़ वन ऑफ माय सब्जेक्ट। तो मुझे वहाँ से कुछ चीज़ें मिक्स मिल गई थी, मतलब सिलेबस को जैसे मैंने एनालाइज़ किया, तो मुझे वहाँ पे प्रोग्रामिंग वाला पार्ट वो मेरा वहाँ से मैच अप हो रहा था। एंड मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट भी था वो भी कहीं न कहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन के सिलेबस से मैच कर रहा था, नियर अबाउट 30%। जैसे नेटवर्किंग का पार्ट है और डिजिटल हमारे यहाँ होता है डिजिटल एक सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो
वहाँ उन चीज़ों से मैंने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पे मुझे एक थोड़ा कॉन्फिडेंस है एज़ कम्पेयर टू एकदम फ्रेश ऑप्शनल अगर चूज़ मैं करती। सो सर मेरा तो मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि आपको वो ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए जिसमें आपका थोड़ा बैकग्राउंड हो और आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि आपका एक छोटा या कितना भी 30-20% आपका सिलेबस है जो आपका अच्छा खासा जिसका बेस है, और आप उस पे वर्कआउट कर सकते हो आगे। क्योंकि सर ऑप्शनल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर एसीएफ और एफआरओ एग्ज़ाम में। सो मेरा यही स्ट्रैटेजी थी कि मेरा वो बेस वहाँ से मुझे मिल गया था। फिर मेरे लिए जो न्यू सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि न्यू भी थे सर, तो मैंने उन पे पूरा फिर वर्कआउट किया, स्टैंडर्ड बुक को फ़ॉलो किया, और जो भी मेरा मतलब मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे एसीएफ मेंस लिख के जो मैंने सीखा था कि किस टाइप से ऑप्शनल को आप मतलब अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स। तो वहीं पे मैंने फिर उस चीज़ पे ही मेहनत की कि सिलेबस से मतलब पॉइंट टू पॉइंट, और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, मतलब कि जो मेरा ये था कि मेरा ये जो जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है सर सिलेबस में, तो मैंने उनके अकॉर्डिंग ये चूज़ कर लिया था कि मतलब अगर मेरे को ये मेरा एक कोई सब्जेक्ट है, देन आई नीड टू डू विद 100% डेडिकेशन एंड ईच एंड एवरी टॉपिक। तो मेरा यही था कि मतलब कंप्यूटर साइंस के लिए आपने बुक्स कौन सी फॉलो की थी? सर मैंने जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे सब्जेक्ट्स हैं, उनकी सर सारी स्टैंडर्ड बुक्स जो थी वो मैंने फॉलो की। यस सर। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, जो कि कैंडिडेट्स की नेचुरल चॉइस रहती है क्योंकि ये जीएस से बहुत हद तक ओवरलैप यस सर। करती है। मेंस में कितना अलग रहता है मेंस की तैयारी करना एनवायरमेंटल साइंस के लिए, जब हम प्री के लिए पढ़ाई करते हैं और फिर मेंस के लिए जाते हैं, तो क्या कुछ अलग से आपको पढ़ना पड़ा, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ी, इसके बारे में बताइए। यस सर। सर आई वुड से कि डिफरेंट तो है, भले ही सिलेबस कुछ मैच कर रहा है ज्योग्राफी से जो मैच करता है कुछ पार्ट, बट सर ये इन्वायरमेंटल साइंस है तो यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री भी है और बोटनी टाइप की कुछ चीज़ें भी हैं, तो मतलब तो थोड़ा डिफरेंट तो है। सो मैंने उसके लिए एसीएफ के टाइम पे ही मतलब जो सर से मैंने गाइडेंस ली थी, और वो मुझे बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रही, क्योंकि आई वाज न्यू दैट टाइम। तो मैंने वहीं पे इवन मैंने एसीएफ में भी थोड़ा ठीक स्कोर था मेरा एनवायरमेंटल साइंस में, बट मैंने फिर उसी को और इम्प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ आंसर राइटिंग। और सर आंसर राइटिंग में मैं मतलब सर के यहाँ पे जो थे एक सर दीपांशु सर, उन्होंने मतलब उनका बहुत बड़ा रोल है, सर का तो है ही, बट मतलब दोनों ही का बहुत बड़ा रोल है कि मेरी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने में, क्योंकि मेरे को तब नहीं इतना आता था और मैंने आंसर राइटिंग सीखी उस पेपर से। आपका तैयारी का बड़ा लंबा अनुभव भी रहा है, एसीएफ के लिए आपने तैयारी की और उस तैयारी से आपको यहाँ पर हेल्प मिली। यस सर। आज अगर उर्वशी को सलाह देनी हो, 4 से 5 साल पहले की उर्वशी को, कि वो तैयारी में क्या बदलाव कर सकें जिससे सफलता जल्दी मिल सके, क्योंकि जिसने स्ट्रगल किया रहता है वो ज़्यादा एलिजिबल होता है। जो भविष्य के स्टूडेंट्स हैं या भविष्य के कैंडिडेट्स हैं, उन्हें सलाह देने में कि आप अपनी तैयारी को कैसे सफलता में जल्दी बदलें। आप क्या सलाह देना चाहिए? सर मेरा यही सजेशन रहेगा कि एक तो आप सिलेबस को पॉइंट आउट करके ही अपना मतलब सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करके ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। और सर उसमें ये है कि कंसिस्टेंसी, मतलब क्योंकि मेंस में क्या है, सब सर आंसर राइटिंग का खेल है, सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आप जीएस और दोनों ऑप्शनल की बात करें, क्योंकि सर हिंदी और इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट मतलब सब पेपर हैं, बट वहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए होती है, और स्पेशली एफआरओ और एसीएफ टाइप के एग्ज़ाम में। लेकिन सर जीएस और ऑप्शनल तो आंसर राइटिंग का ही मतलब मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आंसर राइटिंग। तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप विद फुल डेडिकेशन, विद आपकी कंसिस्टेंसी के साथ और रेगुलर मतलब आप स्टडी को वो टाइम दें, प्रॉपर आंसर राइटिंग भी हो जिसमें जिसमें आपका प्रॉपर स्टडी का भी टाइम हो, मतलब आप टॉपिक को पहले रीड करें अच्छे से, क्योंकि सर आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं आएगी। सो वही आप उसको एनालाइज़ करें, और वो आप मतलब आप किसी की मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड आपको खुद भी समझ आएगा कि आप क्या गलती कर रहे थे।
तो सर मैं यही कहूँगी कि मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज़ टाइप ऑफ एग्ज़ाम। सो वहाँ पे आप अगर फ़ोकस करेंगे और आप मतलब खुद से ये चाहेंगे कि नहीं मेरे को करना है, क्योंकि वो आपको लगेगा समहाउ आपको लगेगा शुरू-शुरू में आप लिखोगे, आपको आंसर देख के लगेगा कि नहीं, और आपको जब एनालाइज़ करके रिमार्क मिलेंगे कि नहीं यहाँ पे आपने इतना नहीं अच्छा स्कोर किया, देन एक डिमोटिवेटिंग वाली फीलिंग आती है। बट आप उस चीज़ को अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और विद फुल डेडिकेशन, देन आपको एक अच्छा अचीवमेंट मतलब मिल जाएगा। कुछ अपनी मेमोरी से बताइए, आपके आंसर राइटिंग में जो ग्रेजुअल चेंज रहा है, जब आप पहले तैयारी की शुरुआत में आंसर लिखती थी, जब पहली बार मेंस दिया था, और आपकी आंसर राइटिंग में आपने कैसे ग्रेजुअल चेंज लाया है? कुछ आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमें बता सकते सर जैसे मैंने इनिशियली जब एसीएफ के टाइम पे ईवीएस का ये आंसर राइटिंग शुरू की, सो मेरे को सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक रहती है कि आप क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से, और क्वेश्चन की जो डिमांड रहती है आपका आंसर उससे इधर उधर नहीं, बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ पहले वो बहुत ज़्यादा हो जाता था कि कई बार हम मेन क्वेश्चन की थीम को भूल के उसके राउंड अबाउट अपना आंसर लिख देते हैं। सो दैट वाज़ माई मिस्टेक। ओवर द टाइम पीरियड मैंने यही एनालाइज़ किया कि आप पहले क्वेश्चन को फ़ोकस करें, और क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है आपका आंसर उसी के राउंड अबाउट होना चाहिए। और फिर सर कुछ चीज़ें जैसे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, क्योंकि ईवीएस में स्पेशली बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं ये चीज़ें, बिकॉज़ थ्योरी कंटेंट नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आप उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, मतलब कि एग्ज़ामिनर को कम से कम टाइम में आपका जो आंसर है वो काफ़ी लाइक मतलब अट्रैक्टिव लगे और वो पढ़ने पे मजबूर हो। तो उसके लिए फ्लो चार्ट, डायग्राम्स और नो डाउट कंटेंट तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। तो वो चीज़ें मेरे को लगा कि वो मेरे को ओवर द टाइम पीरियड मैंने सीखी, और फिर मैंने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट की। इसकी तैयारी के लिए जब आप एक सफल मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल यस रहता सर। है। क्योंकि एक तरफ तो जैसे आपने कंप्यूटर साइंस इस बार नया सब्जेक्ट लिया, एक तरफ तो सिलेबस को ख़त्म करना रहता है, उसके बाद आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे आप मार्क्स को ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाएँ। ये बैलेंस आप कैसे बैठा पा रही थी? क्योंकि मेंस का टाइम भी बहुत लिमिटेड रहता है, यस सर। और ये दोनों चीज़ें आपको उसी लिमिटेड टाइम में करनी होती हैं। ये आप बताइए हमारे जो कैंडिडेट्स सुन रहे हैं, जो अब एफआरओ या इससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देंगे, उन्हें कैसे ये चीज़ करनी चाहिए? सर इसमें मैं ये कहूँगी कि ईवीएस का जैसे मेरा थोड़ा बेस बन गया था एसीएफ के टाइम पे, लेकिन मैंने फिर भी अपना पूरा सिलेबस, जैसे मैं प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, मैंने पूरा सिलेबस थॉरली मतलब लिखा, मैंने दोबारा से ही मैंने नोट्स बनाए, क्योंकि वो मैंने मेंस के बाद जो सीखा मैंने उनको दोबारा अपने नोट्स में इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि सर वहाँ पे हमारे पास एक 15 मार्क का कंटेंट अच्छा खासा हर टॉपिक पे होना चाहिए, सो दैट अगर आपके पास 20 मार्क्स में क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे पैटर्न है 20, 15 और 10 मार्कर, और आपके पास अगर 10 मार्क का भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास वो कंटेंट ऐसे हो कि आपकी मेमोरी में हो, सो दैट आप वहाँ पे टाइम को भी मैनेज कर पाओ, मोरओवर आपकी कंटेंट क्वालिटी मतलब अफेक्ट ना हो विद द, क्योंकि सर प्रेशर होता है मीन्स के टाइम पे। तो ईवीएस का तो मैंने ऐसे वो किया, लेकिन कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे मेरे लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट था, तो वहाँ पे मैंने यही किया कि मैंने क्योंकि टॉपिक थोड़े इंजीनियरिंग टाइप मतलब टेक्निकल टॉपिक्स थे, तो उनको मैंने थॉरली रीड किया, क्योंकि सर वहाँ पे एक ऐसी चीज़ है, आप मतलब आप ब्लफ़ नहीं कर पाओगे। वो चीज़ ऐसी है कि थ्योरी भी है, लेकिन अगर जैसे आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पे, और जैसे वहाँ पे मैथ्स का भी एक 20 मार्क्स 40 मार्क्स का मतलब आपके पास एक पोर्शन होता है, तो आप यू नीड टू बी लाइक मतलब कि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सो मैंने टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस को टारगेट करके उनको थॉरली रीड किया, लेकिन मेरे मेरे लिए इनिशियली टफ़ था क्योंकि वो मेरे लिए नई चीज़ें थी। बट मैंने जैसे मेरे कुछ सीनियर्स थे और कुछ मतलब अच्छी बुक्स के हेल्प से मैंने उनको अच्छे से मतलब एक मेरा एक ये हो गया था कि लास्ट टाइम तक मेरे पास एक 3 मेरी कॉपीज़ थी, 3 रजिस्टर्स थे कंप्यूटर एप्लीकेशन के, एंड मुझे क्योंकि मेरे ऑप्शनल दोनों सेम डे पढ़ रहे थे, तो मुझे ये था कि बस मुझे उन्हीं को टारगेट करना है। तो मैंने ऐसे वो जस्ट अपनी बना ली थी कि मैंने फिर उनको मैक्सिमम टाइम रिवाइज़ किया और उन्हीं को बेस बना के प्रैक्टिस की। तो मेरा यही रहा सर वो। अ,
इसके बाद इंटरव्यू का फ़ेज़ आता है जब आपको मेंस के लिए पता चला कि आप निश्चित ही बहुत खुशी हुई होगी कि एक पड़ाव, एक मुश्किल पड़ाव पार हो गया है, अब यस। इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू की तैयारी आपकी कैसी रही और कैसा बोर्ड का एक्सपीरियंस रहा? मॉक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैं जैसे 1st ऑफ सितंबर को रिज़ल्ट आया था मेंस का, तो एक खुशी तो थी लेकिन साथ ही में एक डर भी था क्योंकि 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन वो ये है कि फिर मैंने उस फ़ियर को ओवरकम करते हुए अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे फ़ोकस किया और मेरे लिए बिल्कुल नया नई चीज़ थी ये इंटरव्यू क्योंकि मैंने इससे पहले लोक सेवा आयोग का कभी इंटरव्यू फ़ेस नहीं किया था। तो मैंने थोड़ा सर की हेल्प ली और इस चीज़ में सर मॉक ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि आप उस एम्बियंस से यूज़्ड टू हो जाते हैं। हाउएवर जो वहाँ के बोर्ड मेंबर थे मतलब हम हमारे टाइम पे भी एक ये चीज़ें हाइप हो जाती हैं कि आप कैसे करोगे, इतना बड़ा इंटरव्यू है, वहाँ पे ऐसे बोर्ड मेंबर्स होते हैं ये। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि वहाँ पे वो लोग आपको बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, लेकिन आप उस क्वेश्चन का आंसर ना आने पे भी चीज़ें कैसे डील करते हैं चीज़ों को, वो सर बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वही चीज़ मुझे वहाँ जाके भी लगी क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक सर मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे क्वेश्चन नहीं आए, 2-3 क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आए, बट मैंने उस चीज़ को अपने फेस पे बिल्कुल भी शो नहीं किया। और अगर आप उन लोगों के बात करें कि जो उनका जेस्चर था वो बहुत सपोर्टिव था। वो बिल्कुल आपको कंफर्टेबल फ़ील कराते हैं। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आप जैसे हम मेरे साथ भी था कि चीज़ें हाइप हो गई थी कि इंटरव्यू कैसे करेंगे बट ऐसा नहीं था। वो बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराते हैं। हाँ, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरव्यू को फ़ेस करने से पहले मॉक्स ज़रूर दें क्योंकि वो आपको उस एम्बियंस के साथ चीज़ें आपको उस एम्बियंस के साथ यूज़्ड टू कर देती हैं। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं। तो सर ऐसे ही था। एक आजकल बहुत ट्रेंड में है, स्टूडेंट्स का कंसर्न भी रहता है। तैयारी को सप्लीमेंट करने के लिए लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, यूट्यूब चैनल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें बैलेंस बिठा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कई स्टूडेंट का ऐसा एक्सपीरियंस है कि उनकी 80 टू 90% तैयारी इंटरनेट के ही माध्यम से होती है। कई लोग स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफ़रेंस देते हैं। आपका अनुभव इस बारे में क्या है? इंटरनेट का रोल कितना रहा है आपकी तैयारी को सप्लीमेंट करने में? सर इंटरनेट का रोल नियर अबाउट 30-35% ही रहा है क्योंकि सर मेरा ये मानना है कि वहाँ पे आपके पास बहुत वेरिएशन है और जब तक आपका उस टॉपिक पे अच्छा एक बेस नहीं होगा लाइक आपको पता हो कि आपको ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है तो आप इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल वहाँ पे आप कहीं ना कहीं मतलब आप डायरेक्शन लेस भी हो सकते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको स्पेशली मतलब अगर आप ऑप्शनल की बात करें या फिर जीएस की बात करें, तो आपको एक बार तो बुक को थॉरली पढ़ना ही चाहिए। मोरोवर आप उस चीज़ में फिर आगे हेल्प ले सकते हैं कि आप अपने टॉपिक या अपने पर्टिकुलर उस कंटेंट को कैसे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपका बेस जो है मुझे लगता है इट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन कि वो आपका बुक्स ही बनाती हैं। सो आपको एक बार एटलीस्ट 1 और 2 टाइम तो आपको बुक्स के को गो थ्रू करना ही पड़ेगा। आपकी सफलता की इस जर्नी में संवेग आईएएस के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? सर इट वाज़ वेरी गुड बिकॉज़ मैं जब एसीएफ की टाइम आई थी तो मेरे लिए ये बिल्कुल नया टाइप का एग्ज़ाम था और क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट और मतलब इस टाइप के एग्ज़ाम्स को ही फोकस किया है तो यहाँ पे मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी चीज़ें बट जैसे मैंने पहले भी कहा कि मिश्रा सर और दीपांशु सर का बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज़ में क्योंकि मैंने अपनी आंसर राइटिंग इनिशियली यहीं से स्टार्ट की थी सर की डायरेक्शन में ही सो और वही मुझे लगा कि अगर वो ऑल्दो चीज़ें आपको वर्कआउट तो आपको खुद ही करना पड़ता है लेकिन एक डायरेक्शन भी होती है जो आपको डेविएट होने से बचाती हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मतलब मेरा एक्सपीरियंस था। बहुत से कैंडिडेट्स आपको सुन रहे होंगे जो इस समय शायद पहली बार एग्ज़ाम देंगे कॉम्पिटिटिव माहौल में या फिर थोड़ा कई एग्ज़ाम्स में असफल हो गए होंगे, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है ऐसे में। आपने भी उस स्ट्रगल को यस सर। देखा है। उन सबके लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे?
सर मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप फेलियर्स को कभी भी अपने ऊपर मतलब डोमिनेट ना करिए, बिकॉज़ ये सभी की लाइफ में ये फेज़ होता है, सभी की लाइफ में आता है। और बिलीव मी, मतलब आपको ये एक आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें फिर वो कहीं न कहीं इम्पार्ट भी करती हैं, कुछ चीज़ें जो आप इन चीज़ फेलियर से सीखते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, जस्ट डू हार्ड वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड विल गेट one day success definitely, because failures are the part of success, मेरा यही मानना है। सही कहा आपने। और फेलियर के बाद जब आपको सक्सेस मिलती है तो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे रूप में शेप भी करती है। यस सर। निश्चित ही हमारी शुभकामनाएँ हैं। आप जिस विभाग में जा रही हैं, वहाँ पर अपने स्ट्रगल से जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है और अपनी सफलता को और ऊँचे मुकाम तक ले जाएँ। संवेद आईएएस की तरफ से आपका ये इंटरव्यू देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।